सो दिस इज द 7th लेक्चर, 7वां लेक्चर है इन कोल्ड एंड होम्योपैथी। बीच में अपन ने टेस्ट चेंज के लिए एक दूसरा टॉपिक लिया था, उसको अपन कंटिन्यू करेंगे बीच बीच में, बट सीजन की जो डिमांड है उसके हिसाब से अभी ठंड का मौसम चल रहा है और अच्छी खासी ठंड पड़ रही है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही हमारे पास सबसे ज़्यादा आती हैं। तो आज हम जिस रेमेडी की बात कर रहे हैं ठंड से रिलेटेड, इसका भी इतना फ्रीक्वेंट यूज आता है इस सीजन में कि अगर आपको इसका सही यूज पता हो, देखो अगर इसका सही यूज पता हो तो आप कितनी इजीली और कितनी इफेक्टिवली लोगों को, अपने पेशेंट्स को आराम दे सकते। और मैं जिन रेमेडीज के बारे में बात कर रहा हूं कोल्ड से रिलेटेड, ये आपकी ये प्रोमिनेंसी में है। इनको प्रोमिनेंसी में मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मैक्सिमम कॉमनली आने वाली प्रॉब्लम्स को कवर कर डालती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप एक बात बताओ, कितने सारे पेशेंट्स आपके पास ये ठंड के सीजन में आते होंगे कि डॉक्टर साहब कैसे भी गए थे, कार में बैठ के गए थे, बाइक में बैठ के गए थे, पैदल घूमने गए थे, हवा लगी ठंडी, तो ये डॉक्टर साहब बुखार हो गया, टॉन्सिल हो गया और निगलने में बहुत दर्द हो रहा है। कितने कॉमनली आते हैं। और अभी तक जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके पास काफी सारे लोग आ भी चुके होंगे इस तरीके के, कि ठंडी हवा का एक्सपोजर हुआ, आम तौर पे राइडिंग करने से, किसी बस में बैठे थे, किसी ट्रेन में बैठ के गए, खिड़की में बैठे थे, हवा लग रही थी, बाइक चला के गए, साइकिल चला के गए, ठंडी हवा लग गई, उसके बाद से ये टॉन्सिल में सूजन आ गई, इन्फ्लामेशन हो गया, बुखार आ गया और निगलने में बहुत तकलीफ हो रही है। ये दिस प्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द वेरी वेरी कॉमन प्रेजेंटेशन। और अगर आपको इस रेमेडी जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, अगर आपको नॉलेज है तो आपको विद इन सेकेंड्स आप इफेक्टिवली इसको प्रिस्क्राइब करेंगे और बेहतरीन और शानदार रिजल्ट देखेंगे। द रेमेडी इज बेलाडोना। द रेमेडी इज बेलाडोना। इस लक्षण के आधार पर, जो मैंने आपको बताया, इसकी ये स्पेशलिटी के आधार पर हम अपने क्लिनिक्स में ठंड के सीजन में ऐसे कितने बच्चों को और कितने बड़ों को ठीक करते हैं उसकी गिनती नहीं होती। सिर्फ यही, बट याद रखना, ठंडी हवा लगने पे अगर लेरिंग्स पे प्रोमिनेंट सिम्टम हो तो हेपरसल ध्यान में आना चाहिए। ठंडी हवा, याद रखना, जब ठंडी हवा की बात कर रहा हूं तो ड्राई कोल्ड वेदर की बात कर रहा हूं, मैं कोल्ड वेट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी जो वेदर चल रहा है दैट इज ड्राई कोल्ड वेदर। हाँ, अगर ठंडा मौसम चल रहा है, ठंड का मौसम, तब तक आदमी ठीक था, बीच में अचानक से मौसम बदला, पानी गिर गया और तब आपके पास प्रॉब्लम आए कोल्ड वेट, तब आप कोल्ड वेट की क्षेत्र में, कोल्ड वेट की रिल्म में चले जाते हैं आप, फिर आपको फिर डलका मारा या इस तरह की रेमेडीज ध्यान में आना चाहिए। बट अगर अपन अभी बात कर रहे हैं तो अपन बात कर रहे हैं ड्राई कोल्ड वेदर के बारे में। ठीक, वेरी ब्यूटीफुली वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल वर्क
इन फील्ड ऑफ होम्योपैथी जो है वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल वर्क, जिस पे आप आंख मूंद के भरोसा कर सकते हो, क्योंकि वो ऐसे जेन्युइन लोगों के द्वारा किए गए हैं कि आप इनको तो बस कुछ नहीं करो, जबरन की ख्याली बातें और क्या कहते हैं जबरन की बातें बनाने की बजाय इनको आप प्रैक्टिस में लो। एक ओरिजिनल साइंटिफिक एटीट्यूड क्या कहता है, टेक द थिंग इन प्रैक्टिस, और उसके बाद जो आपका खुद का स्वयं का अनुभव आए उस पे यकीन करो। बात समझ में? इसलिए जैसे कि इसलिए और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, रिलीजन के क्षेत्र में अगर भगवान बुद्ध के बारे में जब बात की जाती है तो क्या कहा जाता है, ये धर्म के वैज्ञानिक हैं। क्या कहा जाता है? उनके पास एक प्रकांड पंडित आया जिसके खुद के बहुत बड़े शिष्य, बहुत सारे शिष्य थे। उसने पूछा कि बुद्ध आपका सिद्धांत क्या है, आप किस सिद्धांत को मानते हैं? तो बुद्ध ने जवाब दिया कि सिद्धांत जो होते हैं, इस दुनिया में हर चीज रिलेटिव है। ईश्वर के सिवा वैसे भी कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव। काल के हिसाब से, देश के हिसाब से, परिवेश के हिसाब से चीजें बदल जाती हैं। आज जो चीजें यहां कीमती हैं, कल वही चीजें किसी काम की नहीं रह जाती हैं। एक देश में कोई चीज बहुत पूजी जाती है तो दूसरे देश में उसको हिकारत की नजर से देखा जाता है। अफ्रीका में एक पैमाना माना जाता है खूबसूरती का स्त्रियों में कि जितने मोटे होंठ होंगे स्त्री उतनी खूबसूरत है। तो स्पेशली बचपन से वो औरतों के होंठ और मोटे करने के लिए उसमें क्लिप्स लगा के रखते हैं कि जिससे कि वो और मोटे हों, और वहां ऐसी स्त्रियां बहुत खूबसूरत मानी जाती हैं। तो अब वहां जिन स्त्रियों के लिए लोग बाग पागल होंगे, हो सकता है वो वही स्त्री यहां हिंदुस्तान में पागलों को ही पसंद आए। ठीक है, तो एवरीथिंग इज रिलेटिव। तो बुद्ध कहते हैं मेरी पद्धति है, मेरा कोई सिद्धांत नहीं है, ये मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप अपने जीवन में उतारो और इसका प्रयोग करो, और उसके बाद जो आपका अनुभव आए उस पर बिलीव करो। दिस इज एब्सोल्युटली साइंटिफिक अप्रोच। तो कभी अगर कोई बोले कि मैं होम्योपैथी में यकीन नहीं करता हूं, समझना कि वो अज्ञानी है, उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, उसके अविश्वास की भी कोई वैल्यू नहीं है और उसके विश्वास की भी कोई वैल्यू नहीं है। कई लोग बड़े भावुक हो बोलते हैं मैं तो बहुत यकीन करता हूं। अरे कैसे यकीन करते हैं? आप प्रयोग करें उस चीज को। मेरे पास कई स्टूडेंट आते हैं। एक स्टूडेंट मेरे पास आई, वो स्टूडेंट मुस्लिम, जैसे हिंदुस्तान में हिंदू किसी भी चीज को बोलते नहीं ये तो सत्य है, तो मुस्लिम्स में लैंग्वेज में बोला जाता है नहीं ये हक बात है, ये हक है, ये सत्य है, ये स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, ये कुरान के हिसाब से ये हक बात है। वो मुझसे ये पूछने आई है कि हाउ टू प्रैक्टिस होम्योपैथी। पास आउट हुए हुए उसको सालों हो गए, वो एक सड़ा सा पेशेंट नहीं देख सकती। मामूली जुकाम के पेशेंट देखने में हाथ पांव फूल जाते हैं,
और जब वो मुझसे बात कर रही है तो मुझसे कहती नहीं सर, होम्योपैथी तो हक है, ये तो सत्य है। बोले रिलीजियस बुक्स के हिसाब से, इसके हिसाब से भी अगर आप देखा जाए तो ये तो हक है बिल्कुल एकदम, ये तो सत्य है। ये ऐसा कैसा सत्य है? ठीक, तो ऐसा यकीन भी खोखला होता है। ठीक है, तो इन सब पचड़ों में मत पड़ना। आप तो साइंटिस्ट बनना, आप तो चीजों को लेना, उनका प्रयोग करना, वो आपके अनुभव की आपके कसौटी में कस जाए जो चीज, आप तो डॉक्टर नैश जैसे बनना। गजब के थे डॉक्टर नैश, डॉक्टर ई बी नैश। चाहे डॉक्टर हेनीमैन ने ही प्रूविंग में कहा हो, लेकिन उन्होंने प्रयोग किया और रिजल्ट नहीं मिला तो उन्होंने साफ लिखा है कि भाई बड़ी बड़ी बुक्स ऐसा कहती हैं कि ये लक्षण इसमें प्रयोग में आता है, लेकिन मैंने तो प्रैक्टिस की और मैंने दवा दी तो मेरे को तो रिजल्ट नहीं मिला भाई, मेरे को तो इस चीज से रिजल्ट मिला। साफ बात। बात समझे? तो ऐसे किसी भी अप्रोच या किसी सिद्धांत को मत पकड़ना, अपने आप को फ्री छोड़ना, ताकि तुम इस अस्तित्व की विशालता का आनंद ले सको। इतने तरह के सत्य तक पहुंचने की इतनी अप्रोचेस होती, जितने लोग उतनी अप्रोचेस। आप तो ध्यान रखो। और जब आप प्रैक्टिस करते हो ना बेसिक्स को लेके, और जब आपकी इंडिविजुअलिटी उसमें मिलती है और आपके लिए वो तरीका एकदम सहज हो जाता है, तो वो आपका अपना तरीका होता है। डॉक्टर क्लार्क ने एक जगह कहा है कि द जीनियस ऑफ होम्योपैथी इज दैट, एक होम्योपैथी की जीनियस ये है कि वो जो उसको प्रयोग करता है, मतलब प्रैक्टिस करता है, और जब वो किसी व्यक्ति के थ्रू एक्सप्रेस होती है तो वो उसमें से उसकी इंडिविजुअलिटी ले लेती। ठीक, तो अब उसमें उसका एसेंस देखो। डॉक्टर केंट, ही वॉज यूजिंग द सेम प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑर्गनन, बट उनकी प्रैक्टिस का स्टाइल देखो आप। डॉक्टर हेरिंग की प्रैक्टिस का स्टाइल देखो आप, डॉक्टर नैश की प्रैक्टिस का स्टाइल देखो आप, डॉक्टर एच.सी. एलन की प्रैक्टिस का स्टाइल देखो आप, और डॉक्टर जेन कैंजिलाल सर की प्रैक्टिस का स्टाइल देखो आप। लेकिन उसमें उनका एसेंस है, आपकी अपनी ओरिजिनल स्टाइल डेवलप हो जाती है, जो कि होगी ही, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको यूनिक बनाया है। कोई भी चीज आप में से होके आएगी तो आपका एसेंस लेके आएगी। अब जैसे मेरे पास अमोल आएगा या योगेंद्र आएगा या तुम आओगे एक ही बात को बोलने के लिए, एक ही बात बताने के लिए, लेकिन तीनों अलग अलग तरीके से बताओगे, और तुम्हारा जो वो तरीका रहेगा वो तुम्हारा एसेंस होगा। एक आएगा बड़ी रिस्पेक्टफुली बात करेगा, नजरें भी नहीं मिलाएगा, ज्यादातर नजरें नीचे रख के बात करेगा, वो बहुत रिस्पेक्ट दे रहा होगा। एक आएगा बिल्कुल एकदम धड़ 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 बोल देगा। एक आएगा थोड़ा हिचक हिचक के बात करेगा, ये पता नहीं कौन सी बात पे डांट पड़ जाए, कौन सी बात का सर बुरा मान जाए। दिस और बात तीनों एक ही कर रहे हैं। तो दिस इज द इंडिविजुअलिटी। ठीक, तो मैं ये बोल रहा हूं कि कोई भी लक्षण जब आपको बताया जाता है तो डॉक्टर्स उनको किस तरीके से देखे, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने। अगर आप जितने ज्यादा नजरिए से उसको देखोगे उतना ज्यादा आप एनलाइटेंड होगे, उतना ज्यादा आपका नॉलेज रिच होगा। तो ये लक्षण है जो बहुत ज्यादा कॉमन आता है बेलाडोना का इस सीजन में, कि ठंडी हवा लगी, बाइक में घूमने गए थे, किसी गाड़ी में घूमने गए थे और ठंडी हवा लगी, तो उसका इफेक्ट कहां आया? जैसे हेपरसल्फ को लेरिंग्स में आता है, खांसी गला बैठ जाना, जैसे कॉस्टिकम को पेट में आता है, दस्त होने लगना या पेट में दर्द होना दबाव वाला, वैसे ही बेलाडोना को कहां आता है? टॉन्सिल में। टॉन्सिल हो गया सूजन, इन्फ्लामेशन,
आ गया तेज बुखार और निगलने में बहुत तकलीफ हो रही है। डॉक्टर हेरिंग, मैंने बोला ना, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल एंड रिलायबल वर्क इन होम्योपैथिक हिस्ट्री इज द गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ अवर मटेरिया मेडिका बाय डॉक्टर हेरिंग। डॉक्टर हेरिंग इस लक्षण के बारे में कहते हैं कि आफ्टर राइडिंग इन ए कोल्ड विंड, ठंडी हवा में राइड करने के बाद, स्वेलिंग ऑफ टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स सूज जाते हैं, प्रिवेंटिंग डिग्लूटिनेशन, जिसकी वजह से आदमी को निगलने में बहुत तकलीफ होती है। और डॉक्टर केंट ने भी अपनी लेक्चर्स इन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में इस बात का और इस अनुभव का ऐसा ही समर्थन किया है। और इसी बात को जब डॉक्टर H.C. एलन कहते हैं तो वो सिर्फ इतना सा कह देते हैं कि टॉन्सिल्स बिकम इन्फ्लेम्ड आफ्टर राइडिंग इन ए कोल्ड विंड। टॉन्सिल्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है ठंडी हवा में राइडिंग करने के बाद। और ये समस्या ठंड के सीजन में बहुत ज्यादा बच्चों, खासतौर से बच्चों और बड़ों में भी बहुत कॉमन समस्या होती है। एक और खास चीज जो ठंड के बारे में आपको, ठंड के लिए बेलाडोना की स्पेशलिटी जान लेनी चाहिए, आप ये ध्यान रखें कि बेलाडोना ज्यादातर उसको ठंडी हवा का इफेक्ट, ठंड का इफेक्ट होता है सर खुला रखने से। अगर वो पूरा पहना ओढ़ा भी है और सर खुला रखा है खाली, तो उसको कोल्ड का इफेक्ट हो जाएगा, उसको सर्दी जुकाम हो जाएगा, उसको खांसी हो जाएगी, उसको गला पकड़ जाएगा, उसको गले में टॉन्सिल्स में दर्द के साथ बुखार आ जाएगा अगर सर। और अगर अक्सर इसलिए बेलाडोना वाले पेशेंट बोलते हैं, डॉक्टर साहब भले ही उतनी मोटी स्वेटर नहीं पहनूं लेकिन मेरे लिए कैप पहनना बहुत जरूरी है। इसी चीज को सुनना ध्यान से, इसी चीज को अपनी की नोट में सिर्फ एक की जैसे बोल के क्यों छोड़ देते हैं डॉक्टर H.C. एलन कि ग्रेट लायबिलिटी टू टेक कोल्ड, ठंड खा जाने की जबरदस्त लायबिलिटी होती है, सेंसिटिव टू ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर, ठंडी हवा के प्रति संवेदनशीलता होती है, स्पेशली व्हेन अनकवरिंग द हेड, खास तौर से जब सर खुला हो। सब पहन ओढ़ के गया था डॉक्टर साहब, लेकिन जल्दीबाजी में टोपा पहनना भूल गया था। हेपरसल्फ में तो क्या होता है, एनी पार्ट अनकवरिंग, कोई भी पार्ट अगर अनकवर्ड हुआ तो बॉडी में वो कहीं से भी ठंड पकड़ लेगा। मान लो सब पहना, दस्ताने नहीं पहनना भूल गया, हेपरसल्फ को तब भी ठंड पकड़ लेगी। सब पहना, सर पहनना भूल गया, सर में पहनना तो भी हेपरसल्फ को ठंड पकड़ लेगी। सब कुछ पहना था, मोजे पहनना भूल गया, चप्पल में चला गया, पैर खुले रह गए, तो हेपरसल्फ तो इन जनरल सेंसिटिविटी रहती है ठंड पकड़ने की, लेकिन बेलाडोना में सर स्पेशली। उसी प्रकार से पैर की सेंसिटिविटी किसके लिए रहती है कि पैर से जो पैर खुले रह गए तो ठंड पकड़ेगा, कोनियम, क्यूप्रम एंड सैलिशिया। ठीक, ये चीजें बार बार रिपीटिशन करके अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। ठीक है, साइलिशिया का जैसे पेशेंट क्या बोलेगा, मोजे पहनना तो मस्ट है मेरे लिए, और कुछ पहनूं या ना पहनूं, पैर खुले रह गए तो सर्दी लग जाती है।
वैसी बेलेडोना सर। ईश्वर ने, ऊपर वाले ने हमको बाल क्यों दिए हैं? हमारे शरीर में जहां जहां बाल हैं किस लिए हैं? बाल इज फॉर प्रोटेक्शन। बहुत सारी जगह प्रोटेक्शन का, जहां जहां प्रोटेक्शन की जरूरत होती है या जहां जहां कुशनिंग की जरूरत होती है, जैसे ऊपर वाले ने आपको यहां बाल दिए, क्यों दिए हैं? आप ऊपर वाले से ज्यादा इंटेलिजेंट हो कि जो आप उसको साफ कर लेते हो? क्यों दिए हैं? कि जब आप यूं चले और आपका हाथ जब यूं यूं होता है तो यहां पे आपकी स्किन रगड़े नहीं, एक कुशनिंग का काम करे वो बीच में। ऐसी प्यूबिक हेयर क्यों दिए हैं? कि जब आप सेक्सुअल एक्ट कर रहे हो तो वो एरिया रगड़ से बचा रहे। नाक के अंदर हेयर क्यों दिए हुए? कि जो आप सांस लेते हैं तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स और डस्ट वस्ट हो वो वहीं के वहीं रह जाए और आपकी छन के चली जाए। पलकों में और यहां पे क्यों दिए हैं? जो भी हवा आ रही है उसको, वो उसमें जो भी कंकर वंकर है छोटे छोटे, उसको सब यहीं रोक लेते हैं। आपकी आंख तक नहीं पहुंच पाते हो। उसी प्रकार से सर में जो ये है, ये ठंडी हवा इनसे और उनसे ये आपके सर को बचाता है। कोई भी चीज प्रकृति ने बिना, आप नहीं जानते ये अलग बात है। पहले जैसे लोग बाग बोल देते थे कि बॉडी में जो एक अपेंडिक्स है वो ऐसी फालतू है, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन अब जो मॉडर्न साइंस रिसर्च कर रही है वो बताती है कि ये एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है। ऐसी ब्रेन में एक होती है पाइनियल ग्लैंड, है ना, पीनियल ग्लैंड। वो पहले क्या बोल दिए पुराने लोग कि ये ऐसी पड़ी हुई है, इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन अब मॉडर्न जो आ रहे हैं वो बता रहे नहीं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो कोई नॉलेज एब्सोल्यूट नहीं होता, वो अपने समय के हिसाब से होता है। ठीक, इवोल्यूशन हमेशा होता है, इवोल्यूशन के चांसेस हमेशा होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। तो सर की जो सेंसिटिविटी होती है इसकी, ये जबरदस्त होती है बेलेडोना की, है ना। यहां तक कि अगर ठंड के मौसम में अगर कोई जाके अपने बाल कटा ले, नाई के पास गया और बाल कटा लिया, हेयर वॉल्यूम कम हो गया, तो उसका उसी में सर्दी जुकाम पकड़ जाता है। पूरी मटेरिया मेडिका में आपको बेलेडोना में मिलेगी कि क्या, टेक्स कोल्ड फ्रॉम हैविंग हेयर कट। आप बोरिक खोल लो, उसमें भी वही बता रहे हैं कि कोई जाके बाल कटा लिया, उसके बाद से जुकाम पकड़ लिया ठंड के मौसम में, क्योंकि आपने बाल कटाया, आपका हेयर का वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, आपका हेयर का वॉल्यूम कम हो गया, आपका स्कैल्प ज्यादा, और चूंकि स्कैल्प बेलेडोना का सेंसिटिव होता है कोल्ड एयर के लिए, और पकड़ लिया जुकाम, सर्दी, खांसी। आप डॉक्टर क्लार्क को खोल के देख लीजिए, वो भी यही बोलते मिल जाएंगे कि टेकिंग कोल्ड फ्रॉम हैविंग हेयर कट। तो सर की सेंसिटिविटी अगर स्पेशली मिल जाए सर खुला रखने के वजह से, और वो पेशेंट इस तरह की बातें करे कि मेरे लिए तो सर ढांकना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सर तो मैं खुला छोड़ ही नहीं सकता, सर पे खास तौर से उसका अगर जोर हो तो आपके दिमाग में बेलेडोना तुरंत आनी चाहिए। सडन चेंज, अचानक अगर आपकी एम्बियंस में बदलाव हो, सडन चेंज फ्रॉम वार्म टू कोल्ड। हीटर वाले गर्म कमरे में आप आराम से बैठे थे और जब बाहर निकले तो बाहर अच्छी ठंडी हवाएं चल रही थी, या आप किसी ऐसी जगह में रहते हैं जहां पे अच्छा वार्म एटमॉस्फेयर था
और आप दूसरे दिन कहीं घूमने चले गए जहां बहुत ठंड थी, तो सडन चेंज जब ऐसा हुआ, गर्मी से ठंडी, अचानक चेंज, सडन शब्द को याद रखना, इससे अगर कोई भी तकलीफ आदमी को पैदा हो जाए तो बेलाडोना को याद रखना। ठंडी हवा से दांत दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाना, और कैसा? पल्सेटिंग। बेलाडोना का एक स्पेसिफिक लक्षण है। ठीक, समझ गए हैं? और अगर कई बार तो ऐसा रहता है कि अगर आप बहुत जल्दी में हो और कोई सर्दी जुकाम खांसी का पेशेंट आ गया और सिर्फ इतना ही आपको वो बताया कि ठंडी हवा लग गई थी, ठंडी हवा में चला गया था, और आपके पास ज़्यादा स्पेसिफाई करने का समय नहीं है, कोई फ़ोन पे ही जैसे पूछ रहा है, तो बेलाडोना आपके लिए बहुत ज़्यादा हैंडी साबित हो सकती है। क्योंकि डॉक्टर क्लार्क क्या कहते हैं, डॉक्टर हेरिंग क्या कहते हैं, टेक्स इज कोल्ड ईजिली, बहुत आसानी से पकड़ लेता है, फ्रॉम ड्राफ्ट ऑफ एयर। ठीक, तो अगर किसी को सर में हवा लग जाए ठंडी, सर्दी जुकाम पकड़ जाए, या सर दुखने लगे, या बाल कटाने के बाद सर्दी जुकाम पकड़ जाए, और या सर दुखने लगे, और बड़ी सेफली अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को ठंड लगने की वजह से कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हो, ठंड लग गई, अब उसको जुकाम हो गया। प्रेगनेंसी में अपने को बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है कि भाई कहीं कुछ ऐसी दवा हम ना दे दें जिससे कि इसको कोई दूसरी दिक्कत हो जाए, या कहीं मिसकैरेज ना हो जाए। लेकिन याद रखना, बेलाडोना आपके पास एक ऐसी दवा है कि प्रेगनेंसी के दौरान ठंड लगने की वजह से कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हों उसको, चाहे उसको खांसी हो गई हो, चाहे उसको जुकाम हो गया हो, चाहे उसको सर दुखने लगा हो, एनी प्रॉब्लम, consequences of taking cold in pregnant women, the belladonna is the most trusted and most prominent remedy. बड़ी कॉन्फिडेंटली आप प्रिस्क्राइब कर सकते बेलाडोना को। ठीक, अमावरिसिस क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज अमावरिसिस, और ये बॉडी के किस पार्ट से संबंधित होता है? अमावरोसिस, अमावरोसिस, AMAUROSIS, अमावरोसिस। अक्सर आपके पास पेशेंट्स आएंगे और ये बोलेंगे आपसे, ये ज्यादातर सुनो, ये एक फंक्शनल प्रॉब्लम है। एक चीज का ध्यान रखना, अक्सर बोलेंगे डॉक्टर साहब कुछ क्षण के लिए बिल्कुल अंधेरी छा जाती है। पेशेंट क्या बोलेगा? ये आंख से रिलेटेड सिम्टम है, ये पार्शियल या टोटल ब्लाइंडनेस विदाउट एनी विजिबल चेंज इन आईज, आंखों में कोई विजिबल चेंज नहीं है। ये होता है ड्यू टू डिजीज ऑफ ऑप्टिक नर्व, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। पार्शियल या
टोटल ब्लाइंडनेस, आंखों के आगे अंधेरी छा जाना। तो कोई आके अगर आपसे ये बोले ना, डॉक्टर साहब ठंड लग जाती है, या ठंड लगने के बाद, या मैं ठंडी हवा में चला जाऊं, या जब मुझे ठंड लग जाती है तो बहुत चक्कर आते हैं और आंखों के सामने अंधेरी छा जाती है, ये केस होता है बेलेडोना का। अमारोसिस फ्रॉम ए कोल्ड विथ मच वर्टाइगो। लेकिन पेशेंट क्या बोलता है, ठंड जब लग जाती है या बहुत ठंड लग जाती है मेरे को, तो खूब चक्कर आते हैं और आंखों के सामने अंधेरी छा जाती है। ध्यान में क्या आना चाहिए, बेलाडोना। अच्छा, कोई व्यक्ति है, डॉक्टर हेरिंग बोलते हैं, वो ऑलरेडी गाउट का पेशेंट है, गाठियावाद, गाउट, जिसमें जॉइंट्स में गठाने बनने लग जाती हैं, जिसमें डिपॉजिट्स होने लग जाता है क्या, यूरिक एसिड। इस तरह का कोई पेशेंट है, या कोई इस तरह का पेशेंट है जिसकी हिस्ट्री रही हो ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट की, चाहे वो गले के हो, चाहे टॉन्सिल्स बार बार फूलते हो, ग्लैंडुलर मतलब ऐसे को स्क्रोफुलस बोला जाता है। इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन वाला कोई पेशेंट है और कभी वो ठंडी हवा के संपर्क में आए और उसको आंखों में लाल लाल हो जाए, आंखें जलन करने लगे, खूब पानी आने लगे, अगर ठंड के संपर्क में इस तरह के पेशेंट को आने से अगर आई का इन्फ्लामेशन हो जाए, देन बेलाडोना इज दी रेमेडी। इस चीज का ध्यान रखना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसमें माँ बाप बहुत डर जाते हैं, सुनो, और बच्चे को लेके सीधे कहाँ भागते हैं, सीधे हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में बच्चों को, ऐसे बच्चों को तुरंत आईसीयू में भर्ती किया जाता है और उसके बाद उसकी जो दुर्गत होती है कि अल्लाह ही मालिक है, ठीक है ना। शरीर का भी बहुत नुकसान होता है पेशेंट के, और माँ बाप का आर्थिक भी बहुत नुकसान होता है। जबकि अगर आपको सही नॉलेज है तो बेलाडोना ऐसे टाइम पे बहुत हाईली इफेक्टिव आपकी मदद कर सकती है। और इसके लिए डॉक्टर केंट बोलते हैं कन्वल्जन्स इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स 6 महीने के अंदर का बच्चा, अगर उसको कन्वल्जन्स आ रहे हैं, ठंडी हवा को एक्सपोज होने के बाद, ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर को एक्सपोज होने के बाद, या एकदम से ठंड का मौसम हुआ, ठंड तेज हुई और इन्फेंट को कन्वल्जन्स आने लगे, क्योंकि आमतौर पे छोटे बच्चों में जब ठंड, बेलाडोना के जो बच्चे होते हैं, जब ये ठंडी हवा के सब बच्चे को लेकर कहीं घूमने चले गए थे, हवा लग गई बच्चे को, या बिकमिंग कोल्ड, कैचिंग कोल्ड और बिकमिंग कोल्ड में क्या फर्क है? एक ने मुझसे पूछा था कि सर बिकमिंग कोल्ड एंड कैचिंग कोल्ड में क्या फर्क है? कैचिंग कोल्ड आपको ठंडी हवा लगी, ठंड लग गई, उसके परिणाम आने लगे। बिकमिंग कोल्ड मतलब ठंडे पड़ गए। बिकमिंग कोल्ड का मतलब होता है कि आप काफी देर किसी ऐसे एनवायरनमेंट में बैठे रहे, जस्ट लाइक एसी में बैठे रहे, कि जिसकी वजह से आप ठंडे हो गए। तो एक इन्फेंट को लेके चाहे एसी या ऐसे किसी एनवायरनमेंट में बैठे रहे ज्यादा देर, जहां काफी ठंड थी, आके बोले डॉक्टर साहब हिस्ट्री क्या बता रहे हैं, हम थिएटर में फिल्म देखने गए थे, बच्चा गोद में ही था, छोटा इन्फेंट को कहाँ छोड़ के जाएंगे, और वो थिएटर में एसी बहुत तेज चल रहा था, हम लोग को तो ठंड लगने लगी थी, बिल्कुल हाथ पांव ठंडे हो गए थे। वो केस होता है बिकमिंग कोल्ड का।
या ट्रेन में किसी एसी बर्थ कंपार्टमेंट में या किसी ऐसे हॉल में ज़्यादा देर आप बैठे रहे जहाँ पे एसी चल रहा हो और उसकी वजह से आप ठंडे हो गए, तो जितनी प्रॉब्लम आती है उनको कहा जाता है बिकमिंग कोल्ड। तो ऐसे किसी इन्वायरमेंट को अगर इन्फेंट एक्सपोज हो जाए, या कार में चलते वक्त, बाइक में चलते वक्त बच्चा साथ में रहा, या छत में लेके घूम रहे थे, हवा ठंडी ठंडी चल रही थी, उसके बाद से क्या हुआ, बच्चे में, बेलाडोना के बच्चे में क्या परिणाम आता है, कंजेशन हो जाता है हेड में, और उस कंजेशन के कारण देखिए सर गर्म, हाथ पांव ठंडे, और बच्चे को कन्वर्जन्स आने लग जाते हैं उस कंजेशन की वजह से। देखिए चेहरा लाल या आंखें लाल दिखेंगी या सर गर्म दिखेगा और कन्वर्जन्स आने लग जाएंगे। माँ बाप के हाथ पांव फूल जाते हैं, तुरंत लेके दौड़ते हैं। माँ बाप के क्या, डॉक्टर के भी हाथ पांव फूल जाते हैं, सीधे स्टेरॉइड देता वो ऐसे टाइम पे। क्या देगा, और यही देता ना, सीधे स्टेरॉइड, क्योंकि उसके खुद के हाथ पांव फूल जाते हैं कि क्या हो गया। लेकिन अगर आपको नॉलेज सही है और नॉलेज आपका इतना पुख्ता है कि आप अपने होश को कायम रख पाते हैं ऐसी कंडीशन में, आप किसी तरह की इस तरह की फियर या इस प्रकार की भावनाओं के बहाव में नहीं आते हैं, तब आप इफेक्टिवली प्रिस्क्राइबिंग कर सकते हैं। और एक अनप्रेजुडिस्ड माइंड का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर होता है कि किसी भी तरह की भावनाओं के प्रभाव में नहीं आना। बहुत सारी भावनाओं में प्रभाव में आते हैं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, सर वो हम इसलिए नहीं देते हैं, सब जान पहचान वाले आते हैं, तो हम सोचते हैं कि क्या कहते हैं, पता न जाए हमने दवा दी और इनको फ़ायदा नहीं हुआ तो कितनी बदनामी होगी। अब यहाँ पे दिमाग में बदनामी का डर घूम रहा है। और अनप्रेजुडिस्ड माइंड की प्रैक्टिस क्या होती है कि आपको चेतना इतनी अकम्प होनी चाहिए, आपको अपने नॉलेज में और स्वयं में इतना स्थित होना चाहिए कि बाहर का कोई भी इमोशंस आपके दिमाग में वर्क नहीं कर रहा होना चाहिए। आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ नियम और कायदे घूम रहे होने चाहिए। तो आप अपने होशो हवास को कायम रख पाओगे। बहुत दबाव रहता है, माँ रो रही है, सोचो बच्चे को लेके आए कन्वर्जेंस, माँ रो रही है, मेरे बच्चे को क्या हो गया, बाप बिल्कुल एकदम थरथराया हुआ है और आप अपनी कुर्सी में बैठे हुए हैं। अगर आप भी उनके प्रभाव में आके थरथराने लग गए तो फिर आप क्या बोलोगे, भैया तुरंत ले जाओ इसको, अस्पताल ले जाओ, अस्पताल ले जाओ। लेकिन अगर आप अनप्रेजुडिस्ड रहे तो आप सीधे बेलोडोना उठाओगे, होश हवास कायम रहे, सही तरीके से आप देख पाए। ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, नहीं तो मालूम होने के बाद भी प्रयोग नहीं कर पाओगे। इसलिए ये चीजें मैं बताता हूं, क्योंकि इन चीजों से ही गुजर के, ठोकरे खा खा के ही आदमी सीखता है। शुरुआत से ही ऐसे नहीं हो जाता है कोई आदमी। इसलिए अभी नहीं आता तो निराश नहीं होना। हम भी यहां तक पहुंचे हैं ना, तो ऐसी ठोकरें खा खा के ही पहुंचे हैं। और ठोकरें खा के ही आदमी मजबूत होता है। इसलिए ठोकरें खाने से मत डरना। बात समझ में आई? तो बेलाडोना इस तरह के केसेस में डॉक्टर केंट बोलते हैं जादू की तरह काम करती है। डॉक्टर केंट बेलाडोना के बारे में बताते हुए कहते हैं, हर तरह का सर दर्द, अगर वो ठंडी हवा के एक्सपोजर के बाद आया हो, हर तरह का सर दर्द, या आप ठंडी हवा में खड़े रह गए, अपनी छत में खड़े थे आप, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बाद में जब आप रात में आके अपने घर में बैठे या नीचे आए तो उसके बाद से क्या हुआ, सर दुखने लगा। डॉक्टर केंट कहते हैं हर प्रकार का सर दर्द, हर तरह का सर दर्द, ऑल टाइप ऑफ हेडेक्स फ्रॉम एक्सपोजर टू द कोल्ड एयर, फ्रॉम स्टैंडिंग इन द कोल्ड एयर,
विद द हेड अनकवर्ड, और सर में अगर आपने कुछ नहीं पहना है तो। और बेलाडोना का सर दर्द कैसा होता है? कंजेशन हो गया, थ्रोबिंग, पल्सेटिंग, लाइक हैमर सिटिंग इनसाइड ऑफ स्कल। ऐसा लगता है डॉक्टर साहब हथौड़े पड़ रहे हैं, बिल्कुल एकदम अंदर से कोई हथौड़ा ठोक रहा है, धक 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 धक। लोहक चल रही है, लहक रहा है, दहक रहा है, तड़क रहा है। ये सब मैं पेशेंट से ही सुना हूं। लोकल लैंग्वेजेस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तड़क रहा है, तड़क रहा है मतलब हाँ बिल्कुल ऐसी लहक रहा है, पके फोड़े जैसा हो गया है सर डॉक्टर साहब। एक पेशेंट आके बोलता है पके फोड़े जैसा हो गया है डॉक्टर साहब सर। जैसा वो फोड़ा पक जाता है तो ऐसे होता है ना, वैसी हो रहा है। ठीक है। और कई लोग डॉक्टर केंट कहते हैं ऐसा लगता है उसकी वजह से, कंजेशन की वजह से ऐसा है कि सर बड़ा हो गया है, एक्सपेंसिव सेंसेशन अंदर से बाहर की तरफ। ऐसा लगता है सर बड़ा सा हो गया है, ऐसा लगता है सर, कई लोग बोलते हैं ऐसा लगता है सर में सूजन आ गई है, ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है कि जैसे सर फूल गया है। विद इन आउटवर्ड्स, अंदर से बाहर की तरफ ऐसा प्रेशर महसूस होता है। यही बाल कटा लेने से, सर का एक्सपोजर हो जाने से, ठंडी हवा में बिना सर में कुछ ओढ़े या पहने खड़े हो जाने से अगर कान की समस्याएं आ जाए, देखो कितना एलिमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। बात वही है, ज्यादा देर ठंड में खड़े हो गए, ठंडी हवा में चले गए, सर खुला रखा था या बाल कटा लिया था जिसकी वजह से स्काल्प ज्यादा एक्सपोज हो गया था, कान की ट्रबल आ जाए, चेस्ट कंप्लेंट आ जाए, छाती दुखने लगे, खांसी होने लगे, रूमेटिक कंप्लेंट्स आ जाए, जोड़ों में हाथ पांव में दर्द होने लगे, लेकिन कारण स्पेशली व्हेन हेड में कुछ नहीं पहना हो और ठंड में ज्यादा देर खड़ा हो गया हो या कहीं राइडिंग कराया हो, कहीं घूम फिर आया हो। क्योंकि HCLN ने तो बोल के छोड़ दिया कि अनकवर्ड हेयर रख के राइडिंग इन कोल्ड एयर, लेकिन उसको एक्सप्लेन करते हुए डॉक्टर केंट बताते हैं कान में भी प्रॉब्लम हो जाए, चेस्ट में भी प्रॉब्लम हो जाए, रूमेटिक प्रॉब्लम हो जाए, खड़ी हो जाए। ठीक। और एक खास इसका जो जब 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 इसका जो सरदर्द होगा ना बेलाडोना का, इसका एक खास एग्रावेशन भी होता है। अब सर खुला रख के ठंडी हवा में खड़े हो गए या ठंडी हवा में राइड कराए, सर दुखने लगा, वहां तक तो ठीक है। वो ये बोलेगा कि डॉक्टर साहब जब मैं बैठ के उठता हूं उस वक्त एकदम से लौकन बढ़ जाती है। तो वो जो बैठ के जो राइजिंग करने की जो प्रोसेस होती है उसमें एकदम से एग्रावेशन होता है। अगर याद रह जाए तो आपको काम आ जाएगा। ठीक। तो इतना डॉक्टर केंट बोलते हैं इतना ज्यादा बेलाडोना के पेशेंट का हेड सेंसिटिव होता है कोल्ड के लिए। हेड याद रखना है, हेड। ठीक, ध्यान रखना। और अब हेडेक की बात ही निकली है तो थोड़ा सी ठंड से अलग हटके भी बता देता हूं ताकि बाद में कभी काम आ जाएगा। किसी को जुकाम हुआ और वो जुकाम वो कोई एलोपैथिक दवा खा लिया जाके, आमतौर पे लोग भाग जाते हैं एलोपैथ के पास। अब वो उसकी नाक बहना तो बंद हो गई लेकिन बहुत भयंकर सरदर्द आ गया। मैडनिंग हेडेक क्या बोलते हैं, पागल कर देने वाला ऐसा सरदर्द कि आदमी पूरे पागल हो जाऊंगा, इतना तेज सरदर्द हो रहा है। तो बेलाडोना देना है। लेकिन 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 होम्योपैथी एक स्पेसिफिक साइंस है।
ध्यान रखना, पहले पूछ लेना कि जुकाम किस तरीके का था। अगर वो पानी वाला जुकाम होगा ना, वो जब सप्रेस हुआ होगा ना और सरदर्द आया होगा तो ही बेलाडोना देना है। अगर मान लो वो थिक वाला जुकाम रहा, जिसमें गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा था, वाइट या येलो म्यूकस, और उसके सप्रेस हो जाने से जब हेडेक आए तो बेलाडोना काम नहीं करेगी। तब आपको ढूंढना पड़ेगा मर्कसॉल, पल्सेटिल्ला या सल्फर टाइप की कोई रेमेडी। लेकिन पानी वाला जुकाम था, वो सप्रेस हो गया और फिर सर दर्द आया, देन बेलाडोना। फिर ये नहीं बोलना कि सर ने बताया था यार कि जुकाम सप्रेस हो जाए और सर दर्द आ जाए भयंकर तो बेलाडोना देना, बेलाडोना से ठीक नहीं हुआ। पर पता तो करना था कि जुकाम किस टाइप का था। वही तुम बोल रहे थे डॉक्टर अमोल कि हिस्ट्री अकेली नहीं, हिस्ट्री की भी स्पेसिफिक चीज इंपॉर्टेंट होती है। क्या हुआ था भैया, कैसे हुआ? डॉक्टर साहब 2-4 दिन पहले जुकाम हो गया था, है ना, वो डॉक्टर के पास चला गया, दवा खा ली तो जुकाम तो सूख गया, नाक बहना बंद हो गई, लेकिन तब से भयंकर सर दर्द हो रहा है। और आप बोले कि बेलाडोना नहीं, पहले पूछो वो जुकाम किस तरीके का था, वो जो नाक बह रही थी उसका डिस्चार्ज का कैरेक्टर क्या था। बस पानी जैसा था तो बेलाडोना। बोले वो गाढ़ा गाढ़ा आ रहा था म्यूकस, चाहे वो वाइट हो चाहे येलो, तब बेलाडोना काम नहीं करेगी। तब मर्कसॉल, सल्फर या पल्सेटिल्ला टाइप कोई रेमेडी ढूंढनी पड़ेगी आपको। इस चीज का ध्यान रख लेना, है ना। सो बी स्पेसिफिक। डॉक्टर हेनीमैन क्या कहते हैं, होम्योपैथी आलसियों के लिए नहीं होती। क्या कहा है? होम्योपैथी इज नॉट फॉर लेजी पीपल। आपको जल्दी शॉर्टकट मारने के उसमें नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं होम्योपैथी की जो क्या कहते हैं ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक में, उसमें इस तरह के लोगों के क्वेश्चंस देखता हूं और जवाब भी देखता हूं कि जॉइंट पेन की कोई रेमेडी हो तो बताएं, और उसमें लोग बहुत जवाब भी दे रहे हैं। साइटिका की कोई रेमेडी हो तो बताएं, उसमें 10 तरह के लोग जवाब भी दे रहे हैं। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। होम्योपैथी स्पेसिफिक साइंस पूछना पड़ेगा भाई, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा उस सिम्टम को। लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कॉन्कोमिटेंट, मोड ऑफ ऑनसेट, कॉजेशन। और फिर आदमी वो सुन के दवा भी खा लेगा और फिर होम्योपैथी को गाली बकेगा कि कुछ नहीं होता होम्योपैथी में। तो गलत चीज का कैसे परिणाम आएगा सही, है ना। देखते हो ना, लोग बाग मेरे से पूछते हैं, मेरे वीडियोस में लोग बाग को आता है कि एक पूछे मियाँ कि साहब गर्दन में कुट कुट की आवाज आती है, कोई दवा बता दे। अब आप अगर सोच देखेंगे कि क्रैकिंग इन सर्वाइकल रीजन, कितनी दवाएं आपको वहां दिख जाएंगी। तो मियाँ आपकी कौन सी दवा है, ये हमको देखने के लिए आपका केस लेना पड़ेगा। 32 मेडिसिन है 32 दवाएं हैं गले में जो कुट कुट की आवाज आती है इसकी। अब आपकी क्या दवा है, ये आपका व्यक्तित्व, आपकी केस टेकिंग, आपके लक्षण बताएंगे ये। ठीक। सो प्लीज डोंट आस्क सच क्वेश्चंस। आप जाने इस चीज के बारे में, ठीक है ना। कभी भी अगर किसी को भी मेरी ये सलाह है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अगर लेना है किसी को भी, तो प्रॉपरली जिस भी डॉक्टर को वो अप्रोच करे, जिस किसी भी डॉक्टर को, तो वो प्रॉपरली जाके पूरी फुल केस टेकिंग कर दे के अपनी इंडिविजुअल दवा सिलेक्ट करवाएं, तो ही आप इस चमत्कारिक पद्धति का, ये जो ईश्वर का वरदान है, ये ऊपर वाले का मेहरबानी की तरह है इंसानों के तकलीफों के लिए, इसका आप सही फायदा उठा सकते हैं। बात समझ में? सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो सडन एक्सपोजर ऑफ कोल्ड एयर की वजह से एकदम से जॉइंट्स में भी स्वेलिंग आ जाए, चेस्ट प्रॉब्लम आ जाए, डॉक्टर केंट क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट कमिंग फ्रॉम सडन एक्सपोजर
ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉइंट, जो जॉइंट खुला रह गया था उसी में आई है सूजन जिसमें हवा लगी थी। और फ्रॉम सीवियर अटैक ऑफ कोल्ड जॉइंट्स बिकम इन्फ्लेम्ड। ठीक, इतनी प्यारी दवा है ये। कितनी सारी प्रॉब्लम्स में आप कोल्ड के एक्सपोजर की वजह से, ज्यादा देर ठंड में खड़े रहने की वजह से, और खास तौर से कोई पर्टिकुलर जॉइंट में हवा लगी तो उसी का इन्फ्लेमेशन हो गया, या किसी भी जॉइंट का इन्फ्लेमेशन हो गया सीवियर अटैक ऑफ कोल्ड की वजह से। ठंडी हवा में जाने से, ठंडी हवा में घूमने से चेहरे में बहुत दर्द होने लग गया, फेस, खास तौर से राइट साइड में। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा कोई केस आए तो पहले कॉस्टिकम के बारे में सोचना, क्योंकि कॉस्टिकम इसके लिए ज्यादा प्रोमिनेंट और स्पेसिफिक है। ठीक, लेकिन बेलाडोना में एक चीज का ध्यान रखना, अगर कहीं का भी इन्फ्लामेशन होना, खास तौर से अगर रूमेटिक ट्रबल, कोल्ड के एक्सपोजर की वजह से अगर कोई जॉइंट की स्वेलिंग हो गई तो वो इतनी सीवियर होती है ना। बेलाडोना भी एक्यूट सडन एंड वायलेंट वाली रेमेडी है। एकदम से सूजन आ गई, ये दूसरे दिन ही जॉइंट इतना लाल हो गया बिल्कुल एकदम, और जबरदस्त ऐसे पल्सेटिंग पेन हो रहा है, बिल्कुल सूजन आ गई, तो याद रखना वो इतना दर्द होता है उसमें कि वो बिना हिले डुले ऐसे बैठा रहेगा, बिल्कुल भी वो डरेगा कि इतना सा भी हिल जाऊं, क्योंकि जरा सा भी मूवमेंट या जरा सा भी हल्का सा भी धक्का उसको तकलीफ में बहुत जबरदस्त इजाफा कर देता है। डॉक्टर केंट इस चीज को बहुत खूबसूरती से एक्सप्रेस, उन्हीं के बिल्कुल शब्द बताता हूं, बड़ी खूबसूरती से एक्सप्रेस करते हुए बोलते हैं कि इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट, किसी भी जॉइंट का इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन आ जाए, कमिंग फ्रॉम सडन एक्सपोजर ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉइंट, उसी खास जॉइंट के सडन एक्सपोजर की वजह से, और फ्रॉम सीवियर अटैक ऑफ कोल्ड ऑन जॉइंट बिकम्स इन्फ्लेम्ड। लेकिन ऐसा पेशेंट क्या है, डॉक्टर केंट बोलते हैं, ही वॉन्ट्स टू लाई परफेक्टली स्टिल। वो चाहेगा कि बिल्कुल बिना हिले डुले चुपचाप लेटा रहे, क्योंकि इज वेरी मच वर्स फ्रॉम द मोशन एंड टू जार। जार मतलब हल्का सा भी धक्का, हल्का सा भी झटका, हल्का सा भी हिलन डुलन, यानी कि उसका कोई बिस्तर से भी आके टकरा जाए ना हल्का सा, और उसका बिस्तर भी थोड़ा सा ऐसे हिल जाए, तो उसको बहुत कस के दर्द होगा, और तेज बुखार साथ में इन्फ्लामेशन के साथ जरूर रहेगा। चाहे टॉन्सिल के इन्फ्लामेशन लेके आए, चाहे जॉइंट का इन्फ्लामेशन लेके आए, चाहे व्हाटएवर इन्फ्लामेशन लेके आए, चाहे वो गाउट या स्क्रोफुलर सब्जेक्ट में आंख का इन्फ्लामेशन लेके आए, तेज बुखार रहेगा साथ में। और अगर आपने कॉजेशन, मैनिफेस्टेशन, मोडालिटी, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से अगर आपने ध्यान में रखा, तो इस ठंड के सीजन में आप बहुत सारे तकलीफ में पड़ रहे लोगों को बहुत इफेक्टिवली आराम दे सकते हैं। ठीक, तो याद रखना, करीब करीब हर इंपॉर्टेंट जगह पे जो प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, ठंड में क्या लेके आए, दांत दर्द हो गया, कान दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, टॉन्सिल्स सूज गए, जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम हो गई, लेकिन आपको इसकी स्पेशलिटी मालूम होनी चाहिए, एक्सपोजर किस टाइप का। बिकॉज डॉक्टर हेनीमैन ने क्या कहा है 5th अफोरिज्म में, कि इन एक्यूट केस as well as in whole history of the chronic disease, the most probable exciting cause and its particulars are the most important point. समझ गए अच्छी तरीके से? स्टॉप करो।